हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है ग्रेविटेशन। तो लेट्स स्टार्ट ग्रेविटेशन। देखिए, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हवा में ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं, ऊपर की ओर उछालते हैं, तो कुछ हाइट तक ये बॉल जाता है और उसके बाद ये नीचे गिरने लगता है। तो जिस फोर्स की वजह से ये नीचे गिरता है ना, इसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन जब एक बार अपने गार्डन में एप्पल पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तो उनके पास एक एप्पल गिरा पेड़ से टूट करके। तो न्यूटन ने देखा कि ये एप्पल जो है पेड़ से टूटने के बाद सीधा नीचे गिरा, ऊपर नहीं गया, ना ही किसी और डायरेक्शन में गया, लेफ़्ट राइट नहीं जा कर के सीधा नीचे ही गिरा। तो उसके बाद वो रिसर्च करने लगे इस बात पे और फिर उन्होंने ग्रेविटी के बारे में बताया। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, every object in this universe attract every other object with a certain force and this force is called gravity or gravitational force। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट है, वो मान लीजिए कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, या फिर आप खुद हो गए, या फिर जो आपके आसपास सामान है, जैसे कोई ट्री है आपके आसपास, या फिर आपका घर जो है, सब एक दूसरे पे क्या होता है, एक फोर्स लगाते रहता है, सब एक दूसरे को अपने तरफ खींचते रहता है। इसी फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी। तो जितना भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, सब एक दूसरे को अपने तरफ खींचते रहता है, इसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटी इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी जो है एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, हमेशा एक ऑब्जेक्ट जो है अपने ग्रेविटी से दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचते रहता है। ये जो बॉल जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था, आपने जो बॉल अभी ऊपर की ओर फेंका था, वो कुछ देर बाद जो नीचे गिरा था, ये धरती के, ये जो अर्थ है, अर्थ इसके ग्रेविटी के कारण गिरा था। अर्थ जो है इसको अपने तरफ पुल करता है। तो ये क्या होता है, बॉल एक हाइट अटेन करने के बाद नीचे गिरने लगता है। या फिर बारिश जो होती है, तो बारिश की बूंदें नीचे गिरती हैं ग्रेविटी की वजह से ही। एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर मतलब क्या है, जो एयर है आपके अराउंड, आपके चारों तरफ, आपके सराउंडिंग में जो एयर है, वो भी अर्थ की ग्रेविटी के कारण ही अर्थ आपके पास है। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे अर्थ के पास कोई ग्रेविटी नहीं होता ना, तो जो भी एयर है सारा स्केप करके चला जाता स्पेस में। इसको कोई नीचे पुल करने वाला नहीं रहता ना एयर पार्टिकल को, तो सीधा स्किप करके चला जाता स्पेस में। तो जो एटमॉस्फेयर है आपके सराउंडिंग में, वो भी अर्थ के ग्रेविटी के कारण ही है। या फिर अर्थ पे जो रिवर फ्लो होता है, नदी जो बहती है, तो नदी में पानी कैसे बहती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बहती है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ग्रेविटी के वजह से ही पानी बहती है नदी में। नेक्स्ट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं ना कि ये जो ग्रेविटी है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी जो हम लोग अभी डिराइव करने जाएंगे, हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटी डिराइव करेंगे, जिसमें आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला निकल करके आएगा, फोर्स इक्वल टू G m1m2/r²। तो ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ना, ये आप दुनिया में कहीं भी इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। मतलब दुनिया में कहीं, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट है ना जिसका मास m1 और m2 है, इसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स आप इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, मान लीजिए कि एक सन है, एक मून है, ये दोनों के बीच में भी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स आपको निकालना है ना, तो इसी फॉर्मूला से निकलेगा। या फिर मान लीजिए ये आप हैं और ये आपका मोबाइल है, आप दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना होगा, तो इसी फॉर्मूला से निकलेगा। इसीलिए इस लॉ को हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। यूनिवर्सल मतलब जो कि हर जगह अप्लीकेबल हो, जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट है, सारा ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते रहता है अपने तरफ विथ अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए, यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट है, वो एक दूसरे को अपने तरफ खींचते रहता है एक फोर्स से। उसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे देखिए एक मास ये है, एक बॉडी ये है, इसका मास m1 है, एक बॉडी b है, इसका मास m2 है, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। डिस्टेंस जब भी लिया जाता है ना ऐसे केस में तो सेंटर से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना है, r है। तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है F। तो ये जो फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के, तो m1 इंटू m2 हो जाएगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस, जो दोनों के बीच में जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। r यहाँ पे दोनों बॉडी के बीच में डिस्टेंस है। तो अब ये दोनों इक्वेशन से देखिए आगे, इसी दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा m1 m2 बाई, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा m1 m2 बाई r स्क्वायर। और यहाँ पे जब आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाइएगा ना तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर आप हटाइएगा तो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट देना होता है, तो फोर्स इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे कांस्टेंट g आता है, ठीक है, m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये g जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है एंड इसी g को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं। आगे देखिए, इसी को हम लोग डिराइव किए हैं, वहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, ये दोनों को कंबाइन किए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया m1 m2 बाई r स्क्वायर का। और यहाँ पे आपने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आया जिसको g से डिनोट करते हैं, और इसी g को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए, दिस फार्मूला कैन बी यूज टू कैलकुलेट ग्रेविटी एनीवेयर इन दिस यूनिवर्स। अभी बताया कि इस फार्मूला से आप पूरे यूनिवर्स में कहीं भी ग्रेविटी निकाल सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटी होगा उसको। द वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ये जो जी जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू जो है ना इस मास पे नहीं डिपेंड करता, ऑब्जेक्ट का कुछ भी मास हो जी का वैल्यू सेम रहेगा। दोनों के बीच में डिस्टेंस, जो दो ऑब्जेक्ट है वो दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ भी हो जी का वैल्यू सेम रहेगा। और ना ही जी का वैल्यू जो है ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो मीडियम है, मान लीजिए इसके बीच में एयर है या फिर वैक्यूम है या फिर और भी कुछ है, इस पे भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये तो जी का वैल्यू जो है डिपेंड नहीं करता मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज, दो बॉडी के बीच में जो मीडियम है उस पर डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ बॉडीज़ पे डिपेंड नहीं करता, और डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज़ पे भी डिपेंड नहीं करता। इफ़ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम 1/4 एंड इफ़ वी हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम 4 टाइम्स। देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना। तो मान लीजिए कि आप रेडियस, ये जो दो डिस्टेंस जो है दो बॉडी के बीच में ये डिस्टेंस जो है r है, तो अगर आप इसको हाफ कर दीजिएगा तो r/2 हो जाएगा। तो r/2 का स्क्वायर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, r/4 हो जाएगा, और फिर 4 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4g m1 m2 बाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए फोर्स क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया ना, 4g m1 m2 स्क्वायर, फोर्स क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया। मतलब जब आप दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस अगर हाफ कर दीजिएगा तो उसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। और अगर आप उल्टा कीजिएगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको डबल कर दीजिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डाल दीजिएगा, 2r पे रख दीजिएगा, तो यहाँ पे जब ये 2r होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। तो इस केस में क्या हो जाएगा 1/4g m1 m2 बाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो इस केस में फोर्स जो है 1/4 हो जाएगा। तो अगर आप रेडियस को डिस्टेंस को हाफ करते हैं तो फोर्स 4 टाइम हो जाता है, और अगर रेडियस को आप डिस्टेंस को आप दुगना कर देते हैं, बार बार ये r से रेडियस मैं समझ ले रहा हूँ, अगर आप डिस्टेंस को दुगना करते हैं तो फोर्स जो है, एक मिनट, फोर्स जो है 1/4 हो जाएगा।
मतलब डिस्टेंस को आप डबल कीजिएगा तो फोर्स जो है 1/4 हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस को हाफ कीजिएगा तो फोर्स जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर जाएगा। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देखिए फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू होता है जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट m1 m2/r²। तो जब आप ये सब को इस साइड लाइएगा तो ये हो जाएगा g इक्वल टू F_r²/m1 m2। तो यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट हो जाता है न्यूटन, r डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और मास का हो जाएगा किलोग्राम इंटू किलोग्राम मतलब किलोग्राम स्क्वायर। इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, जब मान लीजिए कि 1/10⁻² ये 2 होता है तो इसको आप 1 × 10⁻⁻² भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे इसको इस तरह लिखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई किलोग्राम स्क्वायर है, इसका पावर 2 है, तो जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, -2 हो जाएगा, वही यहाँ पे हुआ है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हो गया यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जो जी आया आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये सब यूनिट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ जी इज फाउंड टू बी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर एक्सपेरिमेंटली। तो ये जो जी का वैल्यू जो है साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट को थ्रू फाइंड किए हैं, जिसका वैल्यू आया है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा, ये आपको हर जगह यूज आएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज आएगा, ठीक है। जी का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11, ठीक है। तो देखिए ये -11 है, इसका वैल्यू कितना ज़्यादा कम है, -11 समझ रहे हैं, मतलब -11 का मतलब हो जाता है, अगर आप इसको इस तरह लिखिएगा 6.67, और अगर इसको आप नीचे ले जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻11। तो देखिए कितना ज़्यादा इसका वैल्यू कम है। और इसलिए क्या होता है ना कि जो दो ऑब्जेक्ट होता है जनरली, जो आसपास हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट होता है उसका मास, अगर मान लीजिए कि आप 1000 किलोग्राम भी रखिएगा ना, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास 1000 किलोग्राम है, और अगर ये दोनों के बीच में आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालिएगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लीजिए कि 1 मीटर स्क्वायर है, तो या फिर 1 मीटर स्क्वायर है, तो ये दोनों के बीच में आप ग्रेविटी निकालिए, देखिए कितना आता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू क्या होता है, जी हो जाएगा 6.67/10⁻11 टू m1 कितना, m1 m2 हो जाएगा, ठीक है, m1 m2/r², r कितना है 1, तो 1² हो जाएगा। इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो 6 यहाँ पे कट जाएगा, तो -6 हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁵ आ जाएगा। फिर भी देखिए कितना वैल्यू इसका कम आएगा, इसको जब आप 10⁵ से डिवाइड कीजिएगा कितना वैल्यू कम आएगा, बहुत ज़्यादा कम आ जाएगा वैल्यू, ठीक है, मतलब 1 न्यूटन से भी बहुत ज़्यादा कम रहेगा। इसीलिए जो दो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये दोनों के बीच में हम लोग जनरली हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ग्रेविटी को हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस तभी होता है जब ऑब्जेक्ट का मास जो है बहुत ज़्यादा होता है, जैसे सन का मास हो गया, या फिर मून का मास हो गया, या फिर अर्थ का मास हो गया। इसी केस में हम लोग ग्रेविटी को महसूस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मास ऑफ सन कितना है, 2 × 10⁻30 किलोग्राम है। मास ऑफ मून कितना है, 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम है। अगर इस केस में अगर सन और मून के बीच में अगर आप निकालिएगा ग्रेविटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्स इक्वल टू 6.67 × 10⁻11 m1 m2, तो m1 हो जाएगा 2 × 10⁻30 इंटू m2 हो जाएगा 7.4 × 10⁻22, दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो सन से मून का डिस्टेंस कितना है देखना पड़ेगा, तो सन और मून का डिस्टेंस दिखा रहा है 150 मिलियन किलोमीटर, तो मिलियन मतलब 6 जीरो और आ जाएगा, इतना किलोमीटर दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कीजिए, तो जब आप 150 मिलियन किलोमीटर को स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 15 × 15 और इस पर 10⁻14 आ जाएगा, ठीक है, इतना किलोमीटर आ जाएगा। तो इस केस में देखिए ये 14 जो है इस 22 को कैंसिल करेगा तो भी कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 × 2
6 2 8 आ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा। और ये 11 से भी मान लीजिए कि इसको कैंसिल कीजिएगा तो 8 कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा यहाँ पे 3, यहाँ पे इसको भी कैंसिल कीजिएगा तो आ जाएगा 27। मतलब ये सन और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा 6.67 इंटू 2 इंटू 10⁻27/15 इंटू 15। यहाँ पे देखिए, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे है 10⁻27। ये इसके वैल्यू को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। इसीलिए ग्रेविटेशन फोर्स जो है ना, हेवनली बॉडी के बीच में ही फील होता है, मतलब उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक दूसरे को अपने ग्रेविटी के कारण पुल करते रहता है, पर उसको हम लोग फील नहीं कर पाते, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम होता है। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट g इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मासेस केप्ट एट अ यूनिट डिस्टेंस। ये कह रहा है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि एक का दो ऑब्जेक्ट है 1-1 kg का, एक ऑब्जेक्ट जो है इसका 1 किलोग्राम वेट है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी है इसका भी 1 किलोग्राम ही वेट है, और ये दोनों जो है 1 मीटर की दूरी पे है, तो ये दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा ना वो g के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए g का वैल्यू कितना है, 6.67 इंटू 10⁻−11। मास फर्स्ट बॉडी का 1 हो गया, सेकंड बॉडी का 1 हो गया, और डिस्टेंस 1 है तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, 6.67 इंटू 10⁻11। वही कह रहा है कि जब दो 1-1 kg का बॉडी अगर 1 मीटर की दूरी पे रखा जाए तो वो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा ना वो g के बराबर होगा, वैल्यू ऑफ g के बराबर होगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ, दो बार ऑफ हो गया है यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू बॉडी। देखिए ग्रेविटेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही लगेगा। यहाँ पे कह रहा है जो डायरेक्शन जो होता है ना ग्रेविटेशन फोर्स का, वो होता है दो बॉडी जो है ये दोनों का जो सेंटर को जो ज्वाइन करता है ना, दो बॉडी जिसके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ये दोनों के बीच में जो ये दोनों के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करता है, इसी के अलॉन्ग ग्रेविटी लगता है। ये बॉडी जो है, ये बी बॉडी जो है, ए पे ग्रेविटेशन लगाएगा, अपने तरफ पुल करेगा बिल्कुल अपने सेंटर की तरफ, और ए बॉडी भी जो है बी को पुल करेगा अपने सेंटर की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ 1 किलोग्राम मास लाइंग ऑन द ग्राउंड। अर्थ पे 1 किलोग्राम का एक बॉल है, तो ये दोनों के बीच में हम लोग को ग्रेविटी निकालना है, ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, g m1 m2/r²। यहाँ पे ये जो है अर्थ पे रखा हुआ है, ये जो बॉल है अर्थ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये इसको अच्छे से देखिए, ये अर्थ है, ये इसके ऊपर बॉल है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस आप कैसे निकालिएगा, तो डिस्टेंस अभी हम लोगों ने देखा कि सेंटर से निकाला जाता है, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से निकाला जाता है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये हम लोग यहाँ पे r लेंगे। तो यहाँ पे जनरली r रफली क्या हो गया, जो अर्थ का जो रेडियस है। तो यहाँ पे हम लोग को g चाहिए, g का वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻−11, और मास m1 क्या है 1 किलोग्राम का, और अर्थ का मास हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ है 6.6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और रेडियस दोनों का हो जाएगा जो r फॉर डिस्टेंस जो दोनों का हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस अर्थ का कितना है 6.4 इंटू 10⁻3 किलोग्राम। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा इस फॉर्मूला पे, तो क्या आएगा, इस फॉर्मूला पे आ जाएगा g हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11, m1 हो जाएगा 1, m2 हो जाएगा 6 इंटू 10⁻24 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस 6.4 इंटू 10⁻3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये रफली 9.8 आता है। यूनिट हो जाएगा फोर्स, है ना, फोर्स का यूनिट न्यूटन ही होगा, तो इसको अगर आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा तो ये 9.8 न्यूटन आएगा। अब देखिए
10⁻³ है, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। और जब आप इसको ऊपर ले जाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। और यहाँ पे -11 ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा पहले ये किलोमीटर में दिया हुआ है ना, 6.4 × 10⁻³ जो है यहाँ पे किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसको आप पहले मीटर में बदलिएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस हम लोग मीटर में ले रहे थे SI यूनिट में। यहाँ पे देखिए जो डिस्टेंस है हम लोग लिए हैं मीटर में, इस फॉर्मूला में अच्छे से पता चल जाएगा। ये देखिए, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा मीटर में, किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिएगा तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 336 और 6 का स्क्वायर यहाँ पे ये ऐड हो जाता है, यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो -12 यहाँ पे और -11 यहाँ पे, टोटल हो जाएगा 2 और 1 3 -23 हो जाएगा। और यहाँ पे 24 है, तो इसको कैंसिल करके कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप 6.67 और 6 और 6.4 के स्क्वायर को कैलकुलेट कीजिएगा तो ये लगभग 0.98 आ जाता है, इंटू ये 10 हो जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9.8 न्यूटन आ जाएगा। आप इसको खुद से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इतना यहाँ पे मत देखिए, खुद से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9.8 न्यूटन आंसर, अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट आर वेरी बिग हैविंग वेरी लार्ज मासेस देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम बिकम वेरी लार्ज। तो ये अभी हम लोगों ने देखा था सन और मून के बीच का ग्रेविटी, ये दोनों का मास क्या है, वेरी लार्ज मास था, जिसकी वजह से क्या हुआ, दोनों के बीच में जो ग्रेविटी था वो बहुत ज़्यादा हो गया था। कैलकुलेट द ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ ऑन मून, तो अर्थ की वजह से मून पे जो ग्रेविटी होता है ये कैलकुलेट करना है इसमें। तो इसी सेम फार्मूला से निकालिएगा, ये जो फार्मूला था ग्रेविटेशन फोर्स का G(m1 m2/r²), ये यूनिवर्सल था ना, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट का आपको ग्रेविटी निकालना है तो इसी फार्मूला पे निकालना होगा। तो यहाँ पे अर्थ और मून का है, तो यहाँ पे अब अर्थ का मास पुट कीजिएगा, यहाँ पे मून का मास पुट कीजिएगा और यहाँ पे रेडियस दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे जो है वो डालिएगा। तो अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस जो होता है ना वो होता है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। इसको भी आप पहले मीटर में बदलिएगा। और अर्थ का मास हो जाता है 6.6 × 10⁻24 किलोमीटर, और मून का मास होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मून का मास होता है 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम। ठीक है, अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम और मून का होता है 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम। तो आप इससे निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन है ग्रेविटेशन फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड द सोलर सिस्टम टुगेदर। ये सोलर सिस्टम जो है, अपने सोलर सिस्टम में क्या आता है, सन है और उसके बाद 8 प्लैनेट है। तो ये जो प्लैनेट सन के अराउंड जो मूव करता है ना, ये ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही मूव करता है। ये देखिए, सन जो है अर्थ को अपने तरफ पुल करता है और अर्थ जो है सन को अपने तरफ पुल करता है। बट अर्थ, सन का जो मास है ना, अर्थ के मुकाबले इसका मास जो है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इफ़ेक्टिव जो फोर्स होता है ना वो सन का ही होता है, और सन जो है अर्थ को अपने तरफ पुल किए रहता है। तो जितना भी प्लैनेट है ये सन के अराउंड रोटेट क्यों करते रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही। हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कल में तभी मूव करता है जबकि उस पर कोई एक अंदर की तरफ फोर्स लगता है, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना ये सन प्रोवाइड करवाता है अपने ग्रेविटी के थ्रू, जिसके वजह से सन जो, अर्थ जो है या कोई भी प्लैनेट जो है राउंड सन के मूव करते रहता है। ठीक है, अगर ये इसको पुल नहीं करता ना, अगर सन का ग्रेविटी अर्थ को पुल नहीं करता, तो जिस मोमेंट पे, अगर ये मान लीजिए अभी मूवमेंट में है अर्थ इधर, तो अगर इस वक्त ये ग्रेविटी ख़त्म हो गया ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी वक्त ये अर्थ क्या होगा, अपने ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा और इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। अगर अर्थ यहाँ पे रहेगा और इस वक्त अगर ग्रेविटी ख़त्म हुआ तो अर्थ जो है इस डायरेक्शन में इधर मूव करते करते इधर चला आएगा और ये अपने ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट है टाइड्स इन द सी फॉर्म्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स।
ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्टेड बाय द सन एंड मून ऑन द सरफेस वाटर इन द सी। टाइड्स क्या है? जब सी समुद्र में जो पानी है ऊपर उठ जाता है, इसी को टाइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइड जो आता है समुद्र में वो भी सन या मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही आता है। ये मून है देखिए यहाँ पे, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, इसको अपने तरफ अपने ग्रेविटी से क्या करेगा, यहाँ पे जो पानी है इसको अपने तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी का जो हाइट है इस तरह से ऊपर उठ जाता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इस केस में देखिए उठ जाता है। इस केस में क्यों उठ जाता है? क्योंकि इस केस में यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बिल्कुल कम लगता है। अर्थ पे कोई भी चीज़ है ये क्या होता है, ग्रेविटी के कारण ही पुल्ड रहता है टुवार्ड्स अर्थ के सेंटर के तरफ। तो अर्थ इसको अपने तरफ तो पुल करेगा, ठीक है, बट इधर से जो मून जो अपने तरफ इसको पुल करता है ना, मून भी इसको अपने तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इफेक्टिव फोर्स होता है ना यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये भी बाहर की तरफ थोड़ा सा उठ जाता है, तो यहाँ पे भी टाइड आ जाता है। ठीक है, अब है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द मासेस ऑफ सन, द अर्थ एंड द मून एक्यूरेटली। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G(m1m2/r²। तो मान लीजिए कि हम लोग को सन का मास पता करना है, तो अर्थ का मास तो पता है आपको, अर्थ और सन के बीच का रेडियस भी डिस्टेंस भी पता है, और यहाँ पे फोर्स जो लगता है उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं पहले। तो जब फोर्स पता चल जाता है, जी का वैल्यू पता है, अर्थ का मास पता है और दोनों के बीच में डिस्टेंस पता है, तो इससे क्या होगा, सन का मास आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा इस फॉर्मूला से। इसी तरह मून का भी मास एक्यूरेटली मेजर हो जाता है। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो एक्सप्लेन केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ये केपलर्स लॉ ऑफ कोई भी प्लैनेट के मोशन को, ये जो अर्थ जो है सन के अराउंड मूव कर रहा है या फिर जुपिटर सन के अराउंड मूव कर रहा है ना, इसको एक्सप्लेन करता है केपलर्स लॉ। ठीक है, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये केपलर्स लॉ को भी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो अभी केपलर्स लॉ के बारे में भी अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को केपलर्स का 3 लॉ है, तीनों लॉ के बारे में पढ़ना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केपलर्स लॉ ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार में ना समझ में आया दोबारा देखिए, एंड ट्राई कीजिए बुक्स पढ़ने का। जितना आप बुक खुद से पढ़िएगा उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा, और जो आप बुक से एक बार वीडियो देखने के बाद जो बुक से आप पढ़ करके समझिएगा ना, वो आपको ज़्यादा दिन तक याद भी रहेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।